नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं बिहार के चुनाव के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहा हूं। तो ये एपिसोड जो है बिहार के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के है। जहां तक आप सबको मालूम ही है कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को है। 11 नवंबर के होने वाले इस दूसरे चरण के मतदान का 9 नवंबर यानी कि आज के दिन आखिरी 5 बजे तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी जो गहमागमी है और जो मैं गहमागमी देख रहा हूँ, चुनाव प्रचार को लेकर गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो आरजेडी की हो, महागठबंधन की हो, चाहे वो जनसुराज की हो, सब अपने चुनावी प्रचार में फुल गर्मी से है और पूरी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता भी अब होशियार हो गए हैं, उन्हें भी मालूम है किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। और मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप मतदान मत कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मताधिकार का प्रयोग ही आपका सही उपयोग होगा। जब तक ये दान खाता वाला सिस्टम चलता रहेगा, चुनाव में नेता आपका फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए मतदान मत कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सही कैंडिडेट को, सही जो प्रत्याशी है उसको अपनी समझ के हिसाब से उसे ही वोट दीजिए। ये तो मेरे लिए हमेशा एक रहेगा स्लोगन जो मैं बोलता रहूँगा। अब आते हैं हम 11 नवंबर के होने वाले चुनाव को लेकर। 11 नवंबर को जो चुनाव है, लगभग आप कह सकते हैं कि 20 जिले, लगभग क्या 20 जिले और वहाँ के 122 सीटों पर यह चुनाव होना है। इन सब में बेतिया, मोतिहारी, मेरा खुद का सुगौली विधानसभा क्षेत्र जहाँ मेरा गांव है, और इसके अलावा सीतामढ़ी वगैरह बहुत सारे 122 विधानसभा क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं। इस 122 विधानसभा क्षेत्र में बाकी जो मतदाता हैं वो अपना वोट करेंगे। सारे कैंडिडेट अपनी तरीके से प्रचार के अंतिम दौर में हैं और आज शाम तक वो पूर्ण रूप से प्रचार करते दिखेंगे। लेकिन जो इसमें इस प्रचार में जो मैंने सबसे पहले जो महसूस किया है वो ये किया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह इस बार उससे ज़्यादा बढ़ गया है और वो हो गया है फिल्मी चेहरों का उपयोग। चूंकि नेताओं का अपना चेहरा इतना बदसूरत हो गया है कि कोई बड़े नाम, बड़े चेहरे ऐसे हैं नहीं जो आपको इस तरीके से मतलब अपनी तरफ लुभा सके, अपनी बातों की तरफ लुभा सके। बहुत कम ही ऐसे नाम हैं नेताओं में जो जिन्हें देख करके आपको लगता है कि हाँ ये नेता है और इनकी बात सुननी चाहिए। जो लोकल प्रत्याशी हैं, जो मतलब हर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जो अपने प्रत्याशी हैं, उनकी हालत ऐसी है, जो फिल्मी चेहरे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको अपने एक फिल्मी चेहरा, एक बैकग्राउंड की जरूरत है ताकि वो मतदाताओं को लुभा सके। ये हालात है। ये हालात क्यों है? क्योंकि नेता अब नेता की तरह रह ही नहीं गए हैं, इतने बदनाम हो गए हैं कि उन्हें लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे। या फिर वही जात पर वोट देना, पार्टी पर वोट देना, विकास के नाम पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। ये एक ऐसा चीज हो गया है कि आप झूठे वादे, झूठी बातें सबको समझ में आ गई है, तो आपको प्रलोभन देने के लिए ये चेहरों का इस्तेमाल होता है। ऊपर से आप देख ही रहे हैं, जब से ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ है और खासकर भोजपुरी चेहरों का इस्तेमाल शुरू हुआ है, भोजपुरी सिनेमा के या भोजपुरी कलाकारों का चेहरे का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जो बातचीत चल रही है उनके बीच, जो कह सकते हैं लड़ाई चल रही है बातों की, वो अब अपनी सीमाएं लांघ रही है। एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि मतलब वो समझिए कि आप और हम जब सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। हमें लगता है कि अच्छा, आप भी अपनी पहचान बता ही रहे हैं कि आप कौन हैं। देख लीजिए, एक वीडियो अभी आपका वायरल हुआ है, मैं वो वीडियो लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा वो वीडियो।
वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि भले ही चुनावी फील्ड में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर मिलते हैं तो एक दूसरे के गले मिलते हैं। और खेसारी लाल जी जिन्होंने ये बात कही थी कि रवि किशन ने, मनोज तिवारी ने क्या किया है, मनोज तिवारी को देखते ही आप कहेंगे ये मेरा संस्कार है, बस देखते ही आप उनके पैर में गए, उनको प्रणाम किया। अच्छी बात है, भले ही आपके मत आपस में नहीं मिलते हो, कम से कम संस्कार तो आपने बना के रखा है, बहुत अच्छी बात है। बट द सेम टाइम में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं और जिस तरीके की पॉलिटिकल झूठी बातों का एक बवंडर खड़ा कर रहे हैं, अब तो आपका क्षेत्र का छपरा का प्रचार खत्म हो गया है। एक बड़ा ही खबर फैला कि खेसारी लाल यादव के मुंबई वाले घर पर नोटिस आ गया नगर पालिका का। घर पे नहीं आया नोटिस। आपको ये जानकर सबसे पहले जानिए, तथ्यों को पता करिए, ये झूठ के बवंडर को सोशल मीडिया पर फैलाना आप लोग बंद करिए। उन्होंने घर के पास ही एक ऑफिस का एरिया, उस ऑफिस के एरिया में जो बाहर का कुछ इलाका होता है उसको उन्होंने छावनी की तरह घेरा है या कुछ किया है, जिस पे म्यूनसिपैलिटी पहले भी उनको बोलती रही है कि आप ये हटा लीजिए। उस वक्त जब वो यहाँ होते हैं, म्यूनसिपैलिटी जो हर जगह की नगर पालिका कैसे काम करती है उसे वो किसी तरीके से झाप पोत करके ख़त्म कर लेते थे। इस बार वो चुनाव में थे और नोटिस इस बार आ गया। ये जो नोटिस आया वो उस बाहर के क्षेत्र को जो उन्होंने घेर रखा है उसके लिए आया। लेकिन क्या इमोशन का खेल हुआ, जैसे ही ये नोटिस आया जनाब खड़े हुए, जब उनसे सवाल पूछा गया तो बड़े ही प्यार से मैंने ये घर बनाया है, मेरे लिए ये घर है। मतलब राजनीति आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। कलाकार की जो एक्टिंग का जो कोर्स आपने किया है ना किया है पता नहीं, लेकिन जो एक्टिंग कर रहे थे कि मेरा वो सपनों का घर है, वो घर सपनों का है या नहीं ये अलग मुद्दा है, लेकिन सच बोला करिएगा तो शायद राजनीति में ज़्यादा फायदा करेगा आने वाले भविष्य, जिस भविष्य की आप बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मंदिर बनने की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, वैसे ही आपको दूध से नहीं नहाना चाहिए, ये सारी बातें चल रही हैं। बट ठीक है, वो तो राजनीति का हिस्सा है। अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। देखिए सामने सामने मनोज तिवारी और जब खेसारी आए तो एयरपोर्ट पे मिले। जो उनके फैंस हैं जो पीछे लड़ रहे हैं उन्हें यह समझना होगा, ये मनोज तिवारी की एक खासियत कि वो कभी भी विरोध में, भले ही आप देखेंगे रवि किशन जी ने बोला, भले ही आप देखेंगे दिनेश ने बोला, दिनेश जी के साथ साथ में आप देखेंगे पवन ने भी बोला, लेकिन मनोज तिवारी का कोई ऐसा वर्जन, ऐसी कोई बात नहीं आई थी। उन्होंने बड़े होशियारी से इस पॉलिटिकल पूरे चक्रव्यूह को समझा है इतने सालों में, इसलिए उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया था खेसारी लाल को। यहाँ तक कि जब मिला तो गला मिला, पीठ ठोका और बताया कि बच्चे हो, अभी सीखो राजनीति, आए हो, जीत हार अपनी जगह है। बट ठीक है, मैं विशेषकर इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल की चीज बताना चाहता हूं आपको। अचानक से लगेगा कि यार ये कुछ लीक से हटकर बात है, लेकिन मुझे बहुत प्रभावी करता है, और वो प्रभावी करता है तेज प्रताप यादव। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी आपने वायरल वीडियो देखा होगा, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते। अब आप ये मत समझिएगा, मैं फिर से कह देता हूं, आप ये मत समझिएगा कि ये पीला कपड़ा जनसुराज का है। ये पीला कपड़ा सच बताएंगे आज मैंने जानबूझ के पहना क्योंकि मेरे दिल में तेज प्रताप को लेके एक सहानुभूति आ गई। हम सोचे आज हमारा लकी डे है। हाँ? ठीक। वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग किधर? आप बड़ा लकी है। अच्छा ऐसा है क्या? लक तो है। आपका भी तो इंटरव्यू है सर। अभी सर संदेश। हाँ हाँ एकदम। कैसे चल रहा है? आप लोग किधर जा रहे दौरा पे? आपको कोई सवाल, आपको कोई सजेस्ट करना हो तो बताइए। कोई सवाल आप सजेस्ट करना चाहें तो बताएं। हम काम करें। जब मैंने एयरपोर्ट पे वो वीडियो देखा एयरपोर्ट का, और जहां देखा मैंने कि तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हैं,
और वो अनफिल्टर्ड का बंदा जो इंटरव्यू करने के लिए उसके साथ में है और वो वीडियो चल रहा है। एक तरफ तेज प्रताप इतने इमोशनली तरीके से आंखों में एक अजीब सा, मतलब आप कह सकते हैं कि ईमानदारी वाला भावना थी उसके अंदर, और उससे वो अपने भाई की तरफ देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की आगे के करता धरता तेजस्वी छोटे भाई, आप खिखिया रहे थे। आपके अंदर की काइयापन, आपके अंदर का शातिरपना दिख रहा था। कैसे हो गया ये दो भाइयों के बीच में ऐसी इतनी समझ में फर्क? मैंने एक और वीडियो देखा, मैंने अपने एफबी पे सेव में यहां पे की, मैंने शेयर भी किया है। तेज प्रताप कुछ अलग तरीके की समझदारी की तरफ बढ़ता हुआ नेता दिख रहा है। मैं जानता हूं ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो आरजेडी से आगे निकल जाए, उसकी पार्टी जिसे उसने जनशक्ति जनता दल नाम दिया है, तो जेजेडी अगर आरजेडी से आगे निकल जाए आने वाले 5 या 10 सालों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे सिर्फ एक शक है, और वो शक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटिकल शक हमेशा कहीं ना कहीं से आप सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है, और इसलिए आप वो बात कहते हैं। मुझे डर है कि तेज प्रताप के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये अनहोनी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए न किया जाए, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा पता नहीं, बट मुझे ये डर है, और मैं इस डर से तेज प्रताप को आगाह करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। भाई, तुम बिल्कुल सही राह पे चल पड़े हो। अभी अगर इसी राह को पकड़े रहे और तुमने अपनी बात कहने की जो तरीका ढूंढा है, जो एक लालू जी का स्टाइल रहा है उसके बिल्कुल करीब हो, लेकिन सेम टाइम में आपने अपने सनातन को पकड़ के रखा है, आपने अपने जनता लोगों से एकदम बेबाक बात करने का प्रतिक्रिया रखा है, जो एक बात करने का तरीका बहुत कमाल का है, और बस आप में एक समझ आनी चाहिए, पॉलिटिकल समझ और गुड़ हो जाए, विकास की बातें जो आप करते हैं वो और गुड़ हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप एक अलग तरीके का चेहरा बिहार की राजनीति में बन सकते हैं। ये तो मैंने महसूस किया है, और ये महसूस जब मैंने किया तो मैं सोचा इस बारे में जरूर बात करूं, इस बारे में जरूर बताऊं कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप बिहार का एक ऐसा चेहरा हो जाएगा जिसे आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। बस देरी है, बस कह सकते हैं कि जैसे ही लालू जी का मतलब अब दौर तो खत्म ही हो गया है, जैसे अगर लालू जी जैसे ही जीवन से अलग हुए, भगवान न करे, मैं चाह रहा हूँ 100 साल जिए, बट जैसे ही वो दुनिया से जाएंगे या जैसे ही वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे पॉलिटिकल में इन्वॉल्वेशन में, फिर आप देखेंगे कि कैसे तेज प्रताप तेजी से उभरता है। जैसे ही आरजेडी का साया तेज प्रताप के ऊपर से हटा है, उसमें कमाल का परिवर्तन आया है, और ये कमाल का परिवर्तन आने वाले दिनों में बिहार के लिए कुछ अलग देकर जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये तो तेज प्रताप की बात होगी। तेजस्वी का तो मैंने बता ही दिया, वो एयरपोर्ट पे आप देखें, वो इमोशन देखें एक भाई का दूसरे भाई के लिए, और एक छोटे भाई का शातिरपना देखें। वो दिख रहा है खिखिया के हंसना, वो समझना कि अरे तुमको तो बाहर कर दिया, वो वाली उसके गुरूर उसके चेहरे पे दिख रही है। एक तरफ जहां तेज प्रताप के चेहरे पे वो इमोशन, वो भावना दिख रही है, वहीं तेजस्वी के चेहरे पे वो शातिरपना, वो कायापन दिख रहा है। ये अंतर है आरजेडी को छोड़ते ही कैसे परिवर्तित हो जाता है एक व्यक्ति। शायद वो पहले से अंदर से परिवर्तित था, लेकिन आरजेडी के दबाव ने उसे इस तरीके का बना दिया था। खैर, ये तो है। दिनेश लाल और पवन सिंह ने जो बातें कही, दूसरी तरफ मैं आऊं तो खेसारी लाल के लिए, और जब खेसारी लाल ने जो पलटवार किया या खेसारी लाल ने जो बेकार की बातें कही, उसके ऊपर दिनेश लाल जी ने और पवन ने जो बातें कही,
भाई क्या चल रहा है? आपको दिनेश जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दिनेश जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप कुछ मत कहिए। आप समझ लीजिए कि एक कम पढ़ा लिखा जो आदमी अचानक से नहीं कर सकते हैं लेकिन अपनी मेहनत से ही सही, जिसने कुछ एक मकाम पा लिया और उसे लग रहा है कि अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी वो समझ नहीं होगी, वो ऐसे ही बिना मतलब की बातें करेगा। उसके बिना मतलब की बातें आप सुनिए। जब वो अपनी पत्नी के बारे में बोलता है, लोग कहेंगे कि यार मैं पत्नी के बारे में जा रहा हूं। नहीं, मैं पत्नी के बारे में नहीं जा रहा हूं, आपके उस लाइन पे जा रहा हूं कि आप घर के अंदर कहते हैं कि पत्नी की तरह रहता हूं, बाहर में भाई की तरह रहता हूं। क्यों भाई? पति रक्षा नहीं कर सकता? या पति अपने पत्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता? क्या वो माँ के लिए एक बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता? क्या एक बुआ के लिए एक भतीजा प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता? और आज की महिलाएं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से मतलब अपने बल पे खड़ी हैं। ऐसे में क्या कह रहे हो आप? ये समझ तो आपको है नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मैं घर में पत्नी को पति की तरह रहता हूं, बाहर भाई की तरह रहता हूं, उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूं। अरे भाई मेरे, इसको कहने का तरीका बदलिए। यही समझ, यही बोलने का तरीका जिस दिन आपको आएगा, तब आपको लोग समझेंगे कि आप पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच की यही बात, यही अनपढ़ का मतलब मेरा ये नहीं है, पर अनपढ़ डिग्री से नहीं होता। तुमने जो बोला कि मेरे ग्रेजुएशन करने का मेरे पास औकात नहीं थी, अनपढ़ता का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होती है। डिग्री 10वीं पास, 12वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास की भी हो सकती है, लेकिन किताबें, नॉलेज, ये सब चीजें जो है ना, वो आप पढ़ करके बहुत अच्छे से अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। अनपढ़ का मतलब सिर्फ डिग्री का ना होना नहीं होता है। आप किताबें पढ़ के, आप अच्छी बातें पढ़ के, लोगों के बारे में जान के भी ज्ञाता हो सकते हैं और बोलने का सलीका सीख सकते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं था, उनके पास बहुत डिग्री थी, तो उनके पास बहुत पैसा था, तो वो उन्होंने पढ़ाई कर ली। अरे भैया, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होती है। अब तो आप कैपेबल हैं अभी भी लोगों से, अरे कुछ नहीं तो ऑडियो वाला लगा करके सुन करके कुछ ज्ञान हासिल कर लीजिए। अब तो वो भी सिस्टम आ गया है आज के डिजिटल दुनिया में। खुद को बहुत ज्यादा ज्ञाता मत समझिए। और दूसरी बात कि दिनेश जी प्लीज मत बोलिए इन सब बातों पे, क्योंकि आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं कि वो आदमी कुछ भी बोलेगा, क्योंकि आरजेडी में जाते ही वो प्रभाव पड़ता है कि आप कुछ भी बोलेंगे। खैर, अब इसके बाद आते हैं हम अपने चुनावी क्षेत्र, गांव के चुनावी क्षेत्र सुगौली में। आप देखिए, सुगौली में एकदम सीधी सीधे रूपे कह सकते हैं कि मैं जो देख पा रहा हूं, अजय झा जो जनसुराज के हैं और दूसरे जो हमारे बबलू गुप्ता हैं वो एनडीए के हैं, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। नो डाउट तीसरे लोग, चौथे लोग भी हैं जो कभी भी कुछ भी पासा पलट सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो इन दोनों के बीच में ही दिख रहा है। पर अजय झा के लिए समस्या यह है कि आपको भी जनसुराज में होने के बावजूद, जनसुराज में आपके कर्ता धर्ता, आपके सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी जो बोलते थे वो उनकी करनी में नहीं आ रहा है, और वो प्रचार प्रसार के लिए भी वही हीरोइन, वही हीरो के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भोजपुरी के कलाकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के रोड शो में अक्षरा गई थी। मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि अजय झा पर्सनली शायद उतने पॉपुलर नहीं है, या पर्सनली लोगों के जनमानस में उतने नजदीक जाके नहीं बैठे हैं कि आप अपना प्रभाव छोड़ सके। नतीजन आपको अक्षरा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है चुनाव के आखिरी समय में। मैं 8-10 दिन था अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, एक दिन भी अजय झा दिखे नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि आप जनसंपर्क में हैं? खैर, होंगे आप, हो सकता है कि उस 8-10 दिन में कहीं और आप गए होंगे। इस बीच में अक्षरा के बारे में तो मैंने बता ही दिया। दूसरी तरफ बबलू गुप्ता है, एमएलसी रहे हैं पहले शायद, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि बबलू गुप्ता भी सुगौली के ऊपर आकर के ड्रॉप हुए, और ड्रॉप हुए हैं, और ड्रॉप होने के बाद एनडीए की तरफ से वो लड़ रहे हैं। एनडीए का अपना वोट बैंक है। सीधे तौर पे कहें हमारे सुगौली क्षेत्र में तो एनडीए बनाम जनसुराज से ज़्यादा इस वक्त
हमारे यहाँ चूंकि जाति के नाम पे वोट पड़ता है, तो मैं वो देख रहा हूं, ब्राह्मण वर्सेस बनिया, ये चल रहा है। मैं अपने गांव में गया और महसूस किया मैंने कि ब्राह्मण वर्सेस बनिया ये हो गया है। अब इसमें मुस्लिम वोट अपने आप को रोक के रखे हुआ था, वो पता नहीं किस तरफ जाएगा, और जिधर गया जो ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो जनसुराज की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एनडीए की तरफ मुस्लिम वोट्स बहुत कम जाते हैं, तो स्थिति टक्कर की हो जाएगी। और अगर जो दूसरे प्रत्याशी हैं, एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, एक चौधरी जी हैं, अगर उनके इर्द गिर्द में मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो गया तो फिर जनसुराज वहां हार जाएगी, एकदम क्लियर है। और अगर नहीं तो फिर जनसुराज टक्कर में आ जाएगी, जीत भी सकती है। ये सुगोली का आप कह सकते हैं। तो मैं इस बात से ज्यादा दुखी हूं कह सकते हैं, या इस बात से ज्यादा मैं मतलब आहत हूं कि नेताओं का अपना चेहरा नहीं रह गया है कि मेरे चेहरे से मेरे जनसंपर्क बने, मेरे चेहरे से मेरे लोग मेरे पास आए, मेरे काम से मेरे पास आए, मेरी बातों से प्रभावित होकर मेरे पास आए। इसलिए आप फिल्मी दुनिया के लोगों के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, ये है, मतलब आप कह सकते हैं ये स्थिति है बिहार के दूसरे चरण में। आज जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, शाम तक मुझे लगता है कि दूसरे चरण के मतदान का जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद एक दिन अंदर वाली पूरी सिस्टम चलेगी कि किधर क्या पलटी मारा जाए नेक्स्ट डे। उसके बाद 11 तारीख को चुनाव हो, और 11 तारीख के चुनाव में जब होगा उसके बाद क्या स्थितियां होती हैं वो देखेंगे आप लोग। उसके बाद 14 नवंबर को गिनती होगी और पता चल जाएगा कि कौन कितने सीट लेकर के आ रहा है। इस बीच में एक और चीज मैं जो महसूस कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो है जो मैंने अपने गांव जब मैं गया था, तो जब मैंने महसूस किया, और मैं जब वहाँ के लोगों के कुछ मुझे न्यूज़ पोर्टल और कुछ चीज़ें ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जिनको वहाँ देखा, एआई को लेकर के एक अजीब तरीके की गलत प्रयोग का सिस्टम चला हुआ है। लोगों को बरगलाने के लिए एआई का प्रयोग जम के हो रहा है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझिए आप लोग। चुनाव प्रचार में एआई का गलत प्रयोग जम के हो रहा है, और ये कानूनन जुर्म है। आपको पता नहीं है, अगर साइबर वाले ने आपके तरफ केस कर दिया या आपको कुछ गलत कर दिया, आपको ये साबित कर दिया कि आपने ये गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से किया है, तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होने वाला, आपके प्रत्याशी को भी नुकसान होने वाला है। तो ये बात आप समझिए, एआई का गलत प्रयोग करना बंद करिए। 2-3 उदाहरण दे देता हूं मैं। एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है, मेरे सुगोली विधानसभा क्षेत्र में एक किसी लड़के, किसी बंदे और चिराग पासवान के बीच फोन पे बातचीत हो रही है। वो चिराग पासवान की जो आवाज़ है वो एआई डब्ड है, उसी की तरह डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई है, वो गलत प्रयोग है उसका। फिर उसके बाद एक अभी आप देखेंगे, शायद दिखाया जा रहा है, खूब वीडियो वायरल हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से उतर के कुछ कदम आगे बढ़ते ही सम्राट चौधरी गिर जा रहे हैं। वो एआई का प्रयोग है। वो जिस तरीके से गिर दिख रहा है, वो अब लोग एआई के वो जानने लगे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। खासकर सुगोली विधानसभा क्षेत्र के अपने लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ये करना जुर्म होता है, ये गलत होता है। आप लोग जानिए, अगर थोड़ी सी भी कानून व्यवस्था अपने तरीके पे आई तो आप मतलब कह सकते हैं कि कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। तो ये एआई का प्रयोग करना बंद करिए, गलत प्रयोग करना बंद करिए। तो ये है। अब आते हैं हम अंतिम बात पे, और अंतिम बात ये है कि 20 जिले हैं, 20 जिले में 122 सीट हैं। इस पे कुल प्रत्याशी 1400 के कुछ आसपास है। मैं ये कर रहा हूँ, इन सारे प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है। आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, और 11 तारीख को चुनाव होगा, और उसमें आप लोग वोट करिए। मैं फिर से एक आखिर में ये कहना चाहूँगा, और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ बात अब चुनाव तक की नहीं है, अब चुनाव के बाद भी मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें लेकर के आऊँगा।
तो मेरी आप लोगों से विनती है, ये हाथ जोड़ करके विनती है, एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ चुनावी बातें नहीं होंगी यहाँ क्रिकेट की बातें भी होंगी, यहाँ कहानियों की बातें भी होंगी, यहाँ प्रेम कहानियाँ भी कही जाएंगी, और यहाँ कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट भी होंगे, और साथ ही फिल्म समीक्षा भी की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, इसलिए आप और हम जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, हमारे फेसबुक के साथ साथ में हमारे इंस्टा से जुड़ें, और इन सब के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप इसको देखें, इसको नोटिस करें, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जुड़ें इंस्टा से, ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो तैयार हो जाइए बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए, और आज प्रचार प्रसार के अंतिम दिन के बाद 11 नवंबर के चुनाव और 14 नवंबर के रिजल्ट के लिए। इस बीच में मैं और भी वीडियो लेके आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।